मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होता है SEC का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का जो पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, उससे संबंधित जितने जो महत्वपूर्ण MCQ होने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट से, यूनिट सेकंड से, यूनिट थर्ड से, यूनिट फोर्थ से, सारे के सारे MCQ मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इसी वीडियो से आपको लगभग कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा चारों के चारों जो आपकी यूनिट है उनका। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने और भी पार्ट करवा रखे हैं आपके जो बिजनेस कम्युनिकेशन से संबंधित, तो वो भी अगर आपको देखना अनिवार्य है। ये सिर्फ इसी पार्ट से काम नहीं चलेगा, इसी क्लास से काम नहीं चलेगा, और भी क्लासेस करा रखे हैं, उनको भी देखकर जाना है। तो उनका लिंक वो प्लेलिस्ट में मैंने दे रखा है, वहाँ से जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लेना उनको भी। और अन्य पार्ट है वो भी आपको देखना अनिवार्य है, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाकर देख लेना। टेलीग्राम को जोर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको हमारे जितने भी PDF होते हैं सारे की सारी फ्री में उपलब्ध हो जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें कम्युनिकेशन की, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला प्रश्न है यूनिट फर्स्ट से, कम्युनिकेशन इज डाइड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। तो संचार शब्द किस लैटिन भाषा से आया है? तो किस भाषा से आया है? पहली बात तो जो कम्युनिकेशन शब्द है वो कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से आया है। तो ये सब भी आपको देखने को मिल सकता है कि जो कम्युनिकेशन शब्द है वो कौन सी भाषा से देखने को मिला है? लैटिन भाषा से देखने को मिलता है। और इसका जो शब्द होता है, शब्द का उच्चारण क्या होता है? कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट शब्द के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी जो उच्चारण होता है उसको कम्युनिस्ट के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन करने की कौन सी संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? जो आपका कंप्यूटर है वो नहीं है। प्रेषक है, सेंडर है। तो आपको किसी व्यक्ति से बातचीत करते हो तो उसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है? सेंडर तो होता ही होता है, साथ के साथ अगर कोई भेजने वाला होगा तो उसको रिसीव करने वाला होगा, प्राप्त करता भी होगा, और बीच में शोर आती है वो भी होती है। तो इन सब प्रक्रियाओं में सिर्फ कंप्यूटर का कोई ज़्यादा योगदान नहीं होता है। तो ये है, इसमें काफ़ी बच्चे वॉइस नॉइस है वो ऑप्शन टिक करके आते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर है, उसका योगदान नहीं होता है। कंप्यूटर का योगदान सिर्फ इंटरनेट या टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन से संबंधित होता है, बाकी और कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग नहीं होता है। कम्युनिकेशन का सिर्फ अर्थ अपन यही नहीं कि आप सिर्फ जो फ़ोन पे कंप्यूटर पे करते हो वही कम्युनिकेशन नहीं होता। आप जीवन में भी जो कम्युनिकेशन करते हो उसको भी कम्युनिकेशन से संबंधित चीज़ें ही होती हैं। 3 नंबर प्रश्न की बात करूँ, फीडबैक में कम्युनिकेशन रेफर क्या होता है? संचार में फीडबैक का क्या मतलब होता है? टू रिसीव द रिस्पॉन्स। तो आप फीडबैक में कम्युनिकेशन का क्या अर्थ होता है कि आप जो रिस्पॉन्स प्राप्त करते हो आप संचार के अंदर, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को आपको फीडबैक इन द कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्राही की प्रतिक्रिया। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, इन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो संचार प्रक्रिया का पहला जो पहला चरण क्या होता है? तो संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? कोई भी प्रक्रिया शुरू करो उसका जो पहला चरण होता है विचार से। किससे? विचार से। अगर आप किसी भी व्यक्ति से बात करोगे, बात करना शुरू करोगे, तो वो कहाँ से शुरू होगी? आप उस व्यक्ति के बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? विचार आना बहुत जरूरी होता है। तो विचार आने चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप क्या करोगे? आप है कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको शुरू करोगे। 5 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऐसा आपका जो कम्युनिकेशन होता है जो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है? जैसे एक कोई कंपनी है, उसमें कोई अधिकारी है, तो अधिकारी अपने से नीचे कर्मचारियों को जब चीज़ें बताता है तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन में आता है? नीचे की तरफ का कम्युनिकेशन में आता है। उसको क्या बोला जाता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, नीचे की ओर कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो अच्छे से याद कर लेना, अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं। आगे मैं जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे वो समझाता चला जाऊंगा आपको। 6 नंबर प्रश्न है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? जो अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ जैसी बातें करते हो उसी को क्या कहा जाता है? अनौपचारिक कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं ग्रेप वाइन संचार को।
7 नंबर प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो संचार का इनमें से क्या कार्य नहीं होता है? तो संचार का क्या कार्य नहीं होता है? लेखांकन करना। अकाउंटिंग का कोई कार्य है वो संचार से संबंधित नहीं होता है। तो इसका प्रश्न क्या, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अकाउंटिंग का कोई भी लेना देना नहीं होता कम्युनिकेशन से। बाकी इन्फॉर्मेशन, तो कोई सूचना होगी आपके पास तभी तो आप क्या करोगे, तभी तो आप कम्युनिकेशन करोगे किसी भी व्यक्ति के साथ, सूचना होगी तभी तो। इन मोटिवेशन, आपके अंदर उत्प्रेरणा होगी। जैसे आपको किसी से बात करना है तो सबसे ज़रूरी क्या होते हैं? काफ़ी लोग कहते हैं ना, भाई मैं तो बातें तो मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरा उसको सामना करने का क्या नहीं है, मन नहीं है, तो प्रेरणा नहीं है आपके अंदर उस काम को करने से संबंधित। दूसरा, नियंत्रित। आप जब किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हो तो आपकी भाषा पर, आपके शब्दों के चयन पर, आप किस तरीके से बातें कर रहे हो उन पर आपका क्या होना चाहिए? नियंत्रण होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लेखांकन है वो कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं होती है। 8 नंबर प्रश्न है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। तो अवाचिक संचार में क्या शामिल होता है? तो अवाचिक संचार में क्या शामिल होता है? फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपके चेहरे के हाव भाव होते हैं उसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। जो आप अपने चेहरे के हाव भाव है वो सब देखते हो उसी को अवाचिक कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। विच वन इज नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो संचार में प्रभावी बाधा कौन सी नहीं है? संचार में प्रभावी भाषा कौन सी नहीं होती है? एक्टिव लिसनिंग कभी भी नहीं होती है। एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब होता है? तो एक्टिव लिसनिंग होता है जब कोई भी व्यक्ति है, अब वो आपको बता रहा हो, आप उसको एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, उसी को एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। तो एक्टिव लिसनिंग अगर आप कहीं पे होगी तो वो क्या बैरियर होगी क्या कम्युनिकेशन में? बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी शोर है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है कम्युनिकेशन के अंदर तो वो अच्छे से नहीं सुन पाओगी, तो ये भी बाधा होगी। फिल्टरिंग, आप सोच समझ के चीज़ों को, मतलब फिल्टर लगा के चीज़ों को बता रहे हो, सही से स्पष्ट नहीं बता पा रहे हो तो भी स्पष्ट नहीं होगी चीज़ें। और भाषा में अंतर, तो आपको मान लो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती और सामने वाला इंग्लिश में बता रहा है तो आपको क्या होगा? आप क्या चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे? कभी नहीं समझ पाओगे। तो यही होता है एक्टिव लिसनिंग होती है, क्या आती है वो बाधा में नहीं है। बाकी जो जितने भी ऑप्शन है वो बाधा के प्रकार होते हैं कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में ऐसे पूछे कि भाई बाधा कौन सी होती है, तो शोर हो गया, फिल्टरिंग हो गया, लैंग्वेज डिफरेंस हो गया, ये सब किस में आएंगे? आपके बैरियर में आएंगे। साथ के साथ एक चीज़ और बता दूं, जिस भी पर्सन में आपको बाधा वाला पर्सन आए कम्युनिकेशन में, तो जहां पर आपको बातें करने में दिक्कत आ रही है ऐसा ऑप्शन देखने को मिले वो वाला टिक कर देना आपको। 10 नंबर प्रश्न है, बिजनेस कम्युनिकेशन मेनली टेक प्लेस इन। तो व्यापार संचार मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो व्यापार संचार मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? शेयर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो मेनली किससे संबंधित होता है? कोई भी जानकारी को साझा करने से संबंधित होता है। मतलब अगर कोई भी व्यापार से संबंधित बातें करोगे तो उसमें क्या करोगे कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट मंगाना है, मार्केट में इस समय कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, अपने बिजनेस में क्या बेहतर कर सकते हैं, तो आप अपने व्यापार से संबंधित या जानकारी को साझा करने से संबंधित चीज़ें ही उसके अंदर करने वाले हो। तो क्या होगा? बिजनेस कम्युनिकेशन व्यापार संचार में जानकारी को ही साझा किया जाता है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, वो सही होने वाला है। विच इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो लिखित संचार का क्या रूप होता है? तो लिखित संचार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति को आप लिखकर अपनी चीज़ें वो दे रहे हो, कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी चीज़ें आप लिखकर बताने का प्रयास कर रहे हो इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से, तो उसी को लिखित संचार के रूप में जाना जाता है। और लिखित संचार का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है? मेमो है, वो लिखित संचार का होता है। तो मेमो क्या होता है? एक प्रकार का सारी की सारी चीज़ें जो डिटेल है किसी भी चीज़ से संबंधित, उसको डिटेल को आपको सारी की सारी चीज़ें एक साथ समझा दी गई हैं, उससे को मेमो का नाम से, मेन्यू के नाम से याद कर लो आप। समझ आ गया? जो आप कोई भी जाते हो ना खाना वगैरह खाने, तो कहते हैं ना कि मेन्यू दो मुझे, तो मेन्यू में लिखी हुई चीज़ होती है ना, वैसे इसको याद कर लो आप मेमो को। एनकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो एनकोडिंग क्या होता है? तो एनकोडिंग क्या होता है? जो विचार और प्रतीकों को बदलना। देखो काफ़ी बार आप अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हो तो आप क्या करते हो? आप बातें करते हो तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो जो किसी को समझ में नहीं आते, बस आपके दोस्त और आपको समझ में आते हैं। तो उन सब शब्दों को जब पढ़ के आप उनको समझते हो तो उसी को एनकोडिंग करते हैं, आपको ये समझ लो। या काफ़ी बार जो पजल वगैरह आती है ना, उनको सोल्व करते हो तो उसको भी एनकोडिंग कह सकते हैं। या फिर जो अलग अलग प्रकार के चित्र आते थे ना, उन चित्रों को जोड़कर अपने को कुछ बनाना होता था तो उनको भी एनकोडिंग कहा जाता है।
बाकी अगर कम्युनिकेशन में एनकोडिंग का कहाँ प्रयोग होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप बात कर रहे हो फ़ोन पे, तो आपको पता है फ़ोन पे जब बात करते हो वो कहाँ से बातें होती हैं, वो आपने जो बात कही वो सैटेलाइट पे जाती है, सैटेलाइट से फिर अगले वाले के पास जाती है, सिंपल बता रहा हूँ। बाकी और अलग अलग संचारों के थ्रू जाती है। लेकिन जब आप बातें कर रहे हो वो सीधी की सीधी बात थोड़ी जाती है, वो कोड में बदल कर जाती है, वो शब्द जाती है, वो कोडिंग होता है, कोड में बदल कर एक तरंग के रूप में जाती है, फिर सैटेलाइट के पास गई, आपने जो बात किया वो किसके पास जाती है, डीमोड्यूलेटर के पास जाती है। डीमोड्यूलेटर होता है वो उसको तरंग में बदल देता है आपके शब्दों को, फिर वो शब्द है वो सैटेलाइट के पास गए, सैटेलाइट ने आपको उसको मॉड्यूलेटर के पास बदला, इसको रिवर्स कर देना, मतलब वो वहाँ पे मॉड्यूलेटर होगा, यहाँ पे डीमोड्यूलेटर होगा। डीमोड्यूलेटर क्या होगा, जो आपने बातें कही उसको कन्वर्ट किया और फिर सामने वाले के पास पहुँच गई बातों के रूप में। तो यही होता है, इसी को एनकोडिंग कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है। तो डाउनवर्ड मैंने बताया था ना, उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी तक, नीचे वाले अधिकारी हो गया, उस तक कोई बात पहुंची जाती है, उसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न, फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो, औपचारिक संचार पालन का किस तरीके से होता है। औपचारिक संचार किस तरीके से होता है, हायरार्किकल जो कम्युनिकेशन होता है उसको औपचारिक कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। पैरा लैंग्वेज इंक्लूड होती है, तो पैरा लैंग्वेज किस प्रकार की होती है, पैरा लैंग्वेज किस प्रकार की होती है, स्वर और उच्चारण से संबंधित जो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, उसी को वॉइस टोन एंड पिच से संबंधित जो भी लैंग्वेज होती है उसको क्या कहा जाता है, आपको पैरा लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया आपको, वॉइस टोन और पिच से आवाज़ को ऊपर नीचे करने से संबंधित जो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है उसको पैरा लैंग्वेज के नाम से अपन जानते हैं। विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का भाग नहीं होता है, सनसनीखेज सेंसेशंस, तो सेंसेशन आपके फिजिकल बॉडी से संबंधित होते हैं, उसका कोई भी कम्युनिकेशन से लेना देना नहीं होता है। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, वर्बल, आप चीज़ों को मौखिक रूप से चीज़ों को बता सकते हो, तो वो कौन सा प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, उसे वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, अनौपचारिक, नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल मतलब आप अपने इशारों के माध्यम से चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसको क्या कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे जो कोई व्यक्ति होता है उसको सुना ही नहीं देता है, तो आप उसको कैसे समझोगे, बोल के थोड़ी समझोगे, तो उसको सुन ही नहीं रहा तो कैसे समझोगे, इशारों के माध्यम से उसको क्या कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला मौखिक लैंग्वेज, तो आप बोलकर चीज़ों को समझाते हो ओरली, तो वो भी किस में आती है, वो भी संचार के कम्युनिकेशन के टाइप में आती है। 13 नंबर प्रश्न की बात करें, लिसनिंग विच अटेंशन इज कॉल्ड, ध्यानपूर्वक सुनना क्या कहलाता है। तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनना किस में आता है, ध्यानपूर्वक सुनना आता है आपका सक्रिय श्रवण में, मतलब एक्टिव लिसनिंग के तहत आपका आता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टूल, तो नीचे की तरफ संचार का कौन सा उपकरण होता है, तो कौन सा होता है, सूचना पट, बुलेटिन बोर्ड। तो आपको क्या होता है भाई, आपके कोई आपका सूचना पट डाल दिया, आपके स्कूल है या कॉलेज आप जहाँ भी जाते हो उसमें सूचना पट डाल दिया कि भाई आपके 22 तारीख से आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो वो सूचना पट जो आपको देखने को मिलता है, उस सूचना पट में क्या होगी, आप जो टीचर से जो ने डाला है और जो बच्चे होते हैं नीचे की तरफ, आप बच्चे टीचर होते हैं उनका पद ऊपर होता है, आपका थोड़ा मतलब स्टूडेंट का नीचे होता है, तो उनको या अधीनस्थ होता है, उनको सूचना मिल जाती है इस चीज़ के बारे में। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, बुलेटिन बोर्ड को। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, संचार में फीडबैक का क्या उद्देश्य होता है। तो संचार में फीडबैक का क्या उद्देश्य होता है, प्रक्रिया को पूर्ण करना, टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो फीडबैक के माध्यम से क्या करते हो, फीडबैक से के माध्यम से आपको कोई भी व्यक्ति है, कहाँ कहाँ आपके बोलने में कमियां हैं, कहाँ कहाँ आप जो संचार में आपको और बेहतर करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, ताकि आप उस चीज़ों को और इम्प्रूव कर सको। 20 नंबर प्रश्न है, सिमेटिक बैरियर इज रिलेटेड टू, तो सिमेटिक बैरियर किससे संबंधित होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड, शब्दों के अर्थ से संबंधित होता है आपका सिमेटिक बैरियर। तो मैंने यूनिट फर्स्ट आपको कंप्लीट रिवाइज करा दी है, अब यूनिट सेकंड की अपन बात करेंगे। तो पहला है एडवर्टाइजमेंट इज ए फॉर्म ऑफ, तो एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो किस प्रकार का होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन। तो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसमें देखो एडवर्टाइजमेंट होता है, अब ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ, न्यूज़पेपर वाले एडवर्टाइजमेंट की बात की, बाकी एडवर्टाइजमेंट में ऑडियो भी होता है, एडवर्टाइजमेंट में विजुअल्स भी होते हैं और रिटर्न भी होता है। एडवर्टाइजमेंट में तीनों के तीनों प्रकार आते हैं,
समझ में आ गया। लेकिन ये न्यूज़पेपर वाली एडवर्टाइजमेंट की बात की है तो यहाँ पर कौन सा आएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन आएगा। तो अगर आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो विजुअल प्लस ऑडियो करके आना है, न्यूज़पेपर या नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वहाँ पर रिटर्न करके आना है, और आपको रेडियो एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वहाँ पर ऑडियो करके आना है। तो तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। टीवी पर आए तो ऑडियो विजुअल और दोनों आएगा, रेडियो पर ऑडियो आएगा, और नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो वहाँ पर कौन सा आएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन आएगा। भाई 2 नंबर प्रश्न है, ए टेंडर जनरली इनवाइट टू, तो टेंडर में किसको इनवाइट किया जाता है, कंपेयर विद द कंपेयर ऑफर्स फ्रॉम सप्लायर, तो आपूर्तिकर्ता से प्रस्तावों को तुलना करने के लिए। तो आपूर्तिकर्ता को किस किस प्रकार की चीज़ों की जरूरत होती है, इस सब चीज़ों को बताया जाता है कि भाई टेंडर में क्या भरा जाता है। जैसे आपके गांव की सड़क बन रही है तो उसका टेंडर छूट रहा है, तो क्या करेंगे, जितने भी लोग जो ठेकेदार होते हैं जो सड़क बनाते हैं उनसे बढ़ाएंगे कि भाई आप प्रति 1 किलोमीटर बनाने पर आपका कितना खर्चा होगा, आप कितना खर्चा लोगे। तो उसी को क्या कहा जाता है, टेंडर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, अलग अलग करके प्रकार के जो सप्लायर होते हैं उनके जो प्रस्ताव होंगे उसको आपको कंपेयर करते हो इस माध्यम से। 3 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन फॉर्मल नोटिस, तो औपचारिक सूचना में क्या आवश्यकता होती है। तो औपचारिक सूचना में क्या आवश्यकता होती है, डेट और टाइम की। तो औपचारिक जो सूचना होती है उसमें आप दिनांक दे के रखते हो और समय भी साथ के साथ उसमें दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द फॉर्मल नोटिस, तो फॉर्मल नोटिस में क्या होता है, दिनांक और समय है, दोनों की दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। 4 नंबर प्रश्न है, मेमो इज यूजुअली रिटन फॉर, मेमो में सामान्यतः क्या लिखा जाता है। तो मेमो में क्या लिखा जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन। तो आपकी जो कोई भी बिजनेस है कोई भी संगठन है उसमें अगर जिस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, जिसमें जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल कम्युनिकेशन के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ए सर्कुलर इज यूज फॉर, तो सर्कुलर को किस लिए जाना जाता है, इश्यू कॉमन इंफॉर्मेशन, तो सामान्य सूचना देने के लिए आपको सर्कुलर को जाना जाता है। तो आपको जो कोई भी चीज़ों से संबंधित आप सामान्य जानकारी देते हो लोगों को, उसी को किस नाम से जानते हैं, उसी को सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। अप्रिसिएशन लेटर इज रिटर्न टू, तो सराहना पत्र को किस लिए लिखा जाता है। तो सराहना पत्र किस लिए लिखा जाता है, प्राइज समन वर्क, तो सराहना पत्र अप्रिसिएशन लेटर, तो इसमें क्या की जाएगी, किसी की प्रशंसा ही की जाएगी। तो यही होता है अप्रिसिएशन लेटर लिखा जाता है, कोई व्यक्ति आपके संगठन में उसने बहुत अच्छा कार्य किया तो उसको क्या दोगे आप, एप्रिसिएशन लेटर है वो दिया जाएगा। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन बिजनेस कम्युनिकेशन, तो व्यवसाय संचार में क्या उपयोग किया जाता है। तो पोयम का वो उन सब चीज़ों का उपयोग में लिया जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, कविताओं का उपयोग लिया जाता है इसमें। 8 नंबर प्रश्न है, एक कंप्लेंट लेटर शुड बी, तो एक शिकायत पत्र में क्या होती है, जब आप कोई भी व्यक्ति से शिकायत करते हो तो उसमें किस प्रकार की बातें होनी चाहिए, तथ्यात्मक और विनम्र भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो आपको उसमें तथ्य जो होने बहुत जरूरी है, अगर तथ्य नहीं होंगे तो सामने वाले व्यक्ति है हो सकता है उसकी कोई गलती नहीं हो, वो कहते भाई मैं तो गलती नहीं थी, लेकिन आप तथ्य दोगे तो उसे तर्कों के साथ चीज़ों को मानना पड़ेगा। 9 नंबर प्रश्न है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग इंक्लूड, मीटिंग में कार्यवर्त क्या शामिल होती है। तो जो आप मीटिंग में कार्यवर्त डालते हो उसमें क्या होते हैं, डिस्कशन समरी, तो चर्चा होती है, चर्चा का जो सारांश होता है, आपने क्या क्या चर्चा की उसका क्या क्या सारांश निकला उससे संबंधित होती है आपकी मिनट ऑफ मीटिंग में इंक्लूड होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। अगले वाला, एडवर्टाइजमेंट शुड बी, तो विज्ञापन होना चाहिए। तो विज्ञापन में क्या होता है, विज्ञापन कैसा होता है, अट्रैक्टिव एंड क्लियर होता है। तो विज्ञापन एक प्रकार का आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलता है और स्पष्ट भी होना चाहिए। समझ में आ गया आपको, एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए भाई, एडवर्टाइजमेंट में आप अपनी चीज़ों की कंपनी की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो तो आपको वो सही से दर्शाना उनको जरूरी है। दूसरा, आपने ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया किसी को समझ में नहीं आया तो मतलब ही क्या निकला उस एडवर्टाइजमेंट का, जब लोग समझ ही नहीं पाए। आपका तो उद्देश्य यही है कि चीज आपकी चीज़ है उसको लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँच बनाई जा सके। ऑर्डर लेटर इज सेंड टू, ऑर्डर पत्र कहाँ भेजा जाता है। तो ऑर्डर पत्र कहाँ पर भेजा जाता है, आपूर्तिकर्ताओं को। सप्लायर होता है उसको आप क्या भेजते हो, अपना ऑर्डर पत्र है वो भेजा जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, विच पार्ट इज मैंडेटरी इन द सर्कुलर, तो परिपत्र में कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है। तो परिपत्र होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तिथि और विषय का प्रयोग में ली जाती है। तो आपको पता चल गया कि आप जो सर्कुलर करते हो
जो आपको भैया एक सर्कुलर जारी किया जाता है। सर्कुलर क्या था, जो आपके स्कूल या कॉलेज में नोटिस लगाए जाते हैं ना, जो उसी को सर्कुलर के नाम से जाना जाता है। तो उसमें डेट भी होगा और विषय दोनों जरूरी से डाले जाते हैं, आप देख लेना आपकी बार कॉलेज में जाओ जब। 13 नंबर प्रश्न है, टेंडर किससे संबंधित होते हैं? टेंडर इज रिलेटेड टू, तो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, कोटेशन से संबंधित होते हैं। टेंडर होते हैं वो कोटेशन से संबंधित होते हैं आपके। एक गुड मेमो इंक्लूड्स, तो एक अच्छा मेमो में क्या शामिल करता है? तो एक अच्छे मेमो में क्या क्या चीजें शामिल होते हैं? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, संक्षिप्त में मैसेज डाले जाते हैं। तो एक मेमो में क्या होता है, गुड मेमो में क्या क्या चीजें होती हैं? एक संक्षिप्त में सारे के सारे मैसेज है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। 15 नंबर प्रश्न, विच डॉक्यूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द डिसीजन मेड इन ए मीटिंग, तो बैठक में किए गए निर्णयों को रिकॉर्ड लेने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? मिनट का, कार्यव्रत का उपयोग किया जाता है इसमें। 16 नंबर प्रश्न है, विच कम्युनिकेशन इज फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो सार्वजनिक जानकारी के लिए कौन सा संचार होता है? तो सार्वजनिक जानकारी के लिए कौन सा संचार किया जाता है? आपका विज्ञापन का संचार है वो किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है इसमें से? विज्ञापन का संचार है वो सार्वजनिक रूप से किया जाता है। तो सार्वजनिक जानकारी से संबंधित होता है आपका विज्ञापन। अब आपकी यूनिट नंबर 2 रिवाइज हो गई। अब अपन देखेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू ग्रीट इन फॉर्मल सिचुएशन, तो औपचारिक स्थिति में अभिवादन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है? तो क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर और मैडम। तो आप जो अभिवादन में सबसे उपयुक्त तरीका यही होगा कि आप जब लोगों को कहते हो गुड मॉर्निंग सर और मैडम है, वही तो औपचारिक होगी, औपचारिक चीज़ों को बताने का तरीका होता है। 2 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर टेलीफोन इटिक्विटी, तो कौन सा टेलीफोन शिष्टाचार से संबंधित होता है? तो कौन सा टेलीफोन संचार से संबंधित होता है? ग्रीट एंड इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन। तो आपके सामने ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस होता, योरसेल्फ होता है, नमस्कार कहकर अपना परिचय देते हो। तो आप किसी पे बात करते हो तो आप क्या करते हो? राम राम बोलते हो, हेलो बोलते हो, या फिर आपसे संबंधित जो भी आपके आसपास जो चीज़ें बोली जाती है वो बोलते हो। और फिर पहली बार किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो क्या करोगे? आप परिचय बोलो, भाई मेरा नाम यो है और मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। समझ में आ गया आपको? ऐसे तो करते हो, तो उसी को टेलीफोन संचार के नाम से जानते हैं। इन ए पीपीटी इज स्लाइड मस्ट कंटेंट, तो पीपीटी में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या होना चाहिए? छोटे छोटे बुलेट में, शॉर्ट बुलेट में चीज़ों को लिखा हुआ होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो छोटे छोटे बुलेट में चीज़ें लिखोगे तो क्या होगा? पीपीटी क्या होती है? पीपीटी में आपको सारी की सारी जानकारियाँ संक्षिप्त रूप से देना होता है। तो ये होता है छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में आपको पीपीटी में चीज़ों को लिखा हुआ होना जरूरी होता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, वाइल अटेंडिंग ए फोन सेल योर टोन शुड बी, तो कोई भी फोन को अटेंड करते समय आपकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? विनम्र और स्पष्ट। तो आप कैसे बताओगे चीज़ों को? आप विनम्रता के साथ चीज़ों को स्पष्ट करोगे और आपकी भाषा है वो भी एकदम क्या होनी चाहिए? क्लियर और स्पष्ट होना उसका अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, पोलाइट एंड क्लियर लैंग्वेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। 5 नंबर प्रश्न, विच सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन, तो प्रस्तुति बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट नामक सॉफ्टवेयर है, उसको आपकी प्रस्तुति बनाने के समय प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। पावर पॉइंट का उपयोग में लिया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू अटेंडिंग आई कॉन्टेक्ट सोच, तो इंटरव्यू के दौरान आंखों से आंखें मिलाना क्या दर्शाता है? तो आप इंटरव्यू में कोई भी व्यक्ति से इंटरव्यूअर से अपनी आंखों से आंखें मिला रहे हो तो इसका अर्थ यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उस सब्जेक्ट पे आपको अच्छे से आते हो और आप कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। तो यही होता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को दिखाने का प्रयास करता है जब हम इंटरव्यू से आंखें मिलाते हो। तो 7 नंबर प्रश्न है, विच वन नॉट ए गुड रिप्रेजेंटिंग स्किल, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन का स्किल नहीं है? तो राइटिंग फ्रॉम द स्लाइड, तो आप चीज़ों को सिर्फ स्लाइड से पढ़ाकर ही बता रहे हो और जो आपके सामने लोग बैठे हैं इनसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, उनकी राय नहीं जान रहे हो, उनसे आप क्या नहीं कर रहे हो? उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हो, उनको डिटेल में चीज़ें समझा भी नहीं पा रहे हो। तो ये क्या है? ये आपका अच्छा प्रेजेंटेशन कौशल में नहीं है। आप उससे पढ़ो, स्लाइड से पढ़ो, लेकिन सिर्फ मत पढ़ो। समझ में आ गया आपको? सिर्फ स्लाइड में ही देखकर नहीं पढ़ना है, आपको पहले पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बाद में अच्छे से चीज़ों को समझाओ। आपके सामने जो लोग बैठे हैं उनसे भी राय लो कि क्या हो सकता था इस सिचुएशन में। अगर आप
अगले वाले पर्सन की बात को 8 नंबर पर्सन की, इन एक ग्रुप डिस्कशन यू शुड, तो समूह चर्चा करते समय आपको क्या करना चाहिए, समूह में आप जब लोगों से बातचीत कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, लिसन एक्टिवली। तो आपको समूह चर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी बातें अच्छे से सुननी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ अपनी अपनी गाए जा रहे हो, सामने वाले की नहीं सुन रहे हो, आपके सामने वाले की अच्छे से सुनना चाहिए। सामने वाले की सुनोगे तो इससे क्या फायदा होगा, आप अपना है उस जो वो बोल रहा है वो हो सकता है गलत बोल रहा हो या सही बोल रहा हो, सही बोल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसकी समर्थन करके और आपके जो विचार हैं वो उनको ऐड कर सकते हो। गलत बोल रहा है तो आपको बीच में उसको ये कहकर कि हम आपकी बात से पूर्ण, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, मेरा इस मुद्दे पर यह विचार है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अगर सक्रिय रूप से आप चीज़ों को सुनोगे तो आपके जीवन में आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुटेबल टू से इन ए बिजनेस कॉल, तो व्यवसायिक कॉल में क्या कहना उपयुक्त होता है, क्या उपयुक्त नहीं होता, तो क्या नहीं होता है, तुम्हें क्या चाहिए। तो ऐसे आप औपचारिक कॉल या बिजनेस की कॉल कर रहे हो तो उसमें आप औपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। औपचारिक भाषा कौन सी होती है, जो आप अपने दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, रिश्तेदार या फिर ऐसे लोगों के साथ बातचीत करते हो, वो औपचारिक भाषा होती है। तो अनौपचारिक भाषा होती है, वैसे उस भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। किस भाषा का प्रयोग करोगे, औपचारिक भाषा का। जो आप स्कूल, जो आपके टीचर होते हैं उनसे जैसे बात करते हो, आप किसी कोई बिजनेसमैन से बात कर रहे हो उस समय जो बातें करोगे तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या हम इस प्रकार की भाषा किसी अपने से टीचर से या कोई अधिकारी से बात करते हैं, नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की भाषा का नहीं प्रयोग करना आपको। 10 नंबर प्रश्न होता है, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ आइडियल रिप्रेजेंटेशन, तो 8-10 प्रस्तुति की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 10 से 15 मिनट है। वो आपको एक अच्छी जो स्लाइड होती है, पीपीटी होती है, उसको 10 से 15 मिनट में आपको लगभग खत्म कर लेना है। 10 से 15 मिनट होती है, उसमें क्या होता है, ना तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ना ही बहुत कम समय लग रहा है। ज़्यादा समय में लोग बोर हो जाते हैं और कम समय में उनको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आपको 10 से 15 मिनट के बीच में चीज़ों को ख़त्म कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट स्किल इवेलेटेड ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के दौरान कौन सी सॉफ्ट स्किल को जांचा जाता है, कौन सी स्किल को, संचार स्किल को। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसको जांचा जाता है आपकी जो इंटरव्यू के दौरान। समझ में आ गया। तो आपकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल है, इन सब चीज़ों के बारे में पता किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है, व्हाट शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग गिविंग रिप्रेजेंटेशन, तो प्रस्तुति देते समय क्या करना चाहिए, टर्निंग योर बैक टू ऑडियंस, तो दर्शकों को पीठ करना। तो आपको किस चीज़ से बचना चाहिए, आपको पता आप प्रस्तुति दे रहे हो उस समय दर्शकों से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपको लगातार उनसे कांटेक्ट बनाकर रखना है। आप पीठ देकर खड़े हो जाओगे तो उनको क्या हो जाएगा, उनका आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। और फेशियल इंप्रेशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रस्तुति देते समय। 13 नंबर प्रश्न है, इफ़ द फोन कॉल ड्रॉप सडनली यू कैन, अगर आपका अचानक फोन कट जाए तो आपको क्या करना चाहिए, कॉल बैक पोलाइटली। तो आपका कोई बिजनेसमैन से या किसी भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, फ़ोन कट जाए और ज़रूरी बातचीत करनी है तो आप क्या करोगे, वापस फ़ोन करोगे। तो यही है, शिष्टता से वापस फ़ोन कर लेना चाहिए। ज़रूरी थोड़ी कि सामने वाले ने काटा हो सका है कि वो कट भी सकता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी या जो कम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी की वजह से। पीपीटी मीन्स, पीपीटी का क्या अर्थ होता है, पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया। जो स्लाइड वगैरह होते हैं जो टीचर वगैरह आपको काफ़ी बार पढ़ाते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी नहीं होती है, ये पीडीएफ रिप्रेजेंटेशन होता है। जो आपको बोर्ड होता है ना, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, वो पीपीटी होती हैं। इन ए जीडी इंटरप्शन अदर सोच, तो जीडी के अंदर, समूह चर्चा के अंदर दूसरों को बीच में रोकने क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रूडनेस, असभ्यता कहलाता है। तो आप किसी भी व्यक्ति को बीच में रोक रहे हो समूह चर्चा के बीच में, उसको किस नाम से जाना जाता है, रूडनेस के नाम से जाना जाता है। इससे आपकी असभ्यता दिखती है। 16 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड वे टू स्टार्ट ए फॉर्मल फ़ोन कॉल, तो एक औपचारिक फ़ोन कॉल शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। तो मैंने पहले बताया था, पहले बताओगे हेलो आई एम राहुल फ्रॉम एबीसी कंपनी, तो आप पहले ये बता दो कि भाई हेलो मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ। यही होता है ना, जब आप कोई भी करते हो कि भाई हेलो माय नेम इज़ ये और मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी से बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए आपको कॉल किया है। तो वही होता है, जो आपके पास कॉल आते हैं उसमें भी यही सब चीज़ें बोली जाती हैं। वाइल आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन यू शुड, तो इंटरव्यू में सवालों का उत्तर किस तरीके से देना चाहिए, ईमानदारी और स्पष्टता के साथ, ऑनेस्टी के साथ और क्लियरिटी के साथ चीज़ों को आपको बताना चाहिए। तो ऐसे क्या ऑनेस्टी के साथ बताओगे तो क्या सामने वाले को, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका झूठ पकड़ा जाएगा। आपके फेशियल एक्सप्रेशन में भी वो चीज़ें दिख जाती हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इसलिए आपको सच और सही तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहिए।
विच कलर थीम इज बेस्ट फॉर पीपीटी, पीपीटी के लिए कौन सा कलर बढ़िया होता है? लाइट बैकग्राउंड एंड डार्क टेक्स्ट। तो जिसमें क्या होगा, आपके जो बैकग्राउंड है उसका कलर कैसा हो, हल्का हो, और जो टेक्स्ट है टेक्स्ट वो अच्छे से हो। तो कलर बैकग्राउंड हल्का होगा तो इससे क्या होगा, आपका ज़्यादा रिटेंशन रेट है वो कहाँ पर चला जाएगा, टेक्स्ट पे चला जाएगा, जो देखने वाली ऑडियंस होगी उसका। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, आपके जो टेक्स्ट हैं जो आपने लिखा वो अच्छे से जनता समझ पाएगी उन सब चीज़ों को। इन ए जी डी इफ समवन इज स्पीकिंग रोंगली यू शुड। तो अगर आप समूह चर्चा में यदि कोई गलत बोल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसे विनम्रता से सुधार देना चाहिए, लेकिन विनम्रता से। समझ में आ गया आपको, ये शब्द को अच्छे से याद रख लेना आपको समूह चर्चा में। ड्यूरिंग ए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन द वॉइस शुड बी। तो टेलीफोन पे बातचीत के दौरान आपकी कैसी आवाज़ होनी चाहिए, स्पष्ट व सहन योग्य, क्लियर एंड ऑडिबल। तो स्पष्ट होनी चाहिए आपकी आवाज़ और दूसरे को अच्छे से सुन जानी चाहिए, इस प्रकार की आवाज़ को आप प्रयोग करते हो। यूनिट नंबर 4 की बात करूं, ए प्रोफेशनल ईमेल शुड बिगिन विद। तो एक प्रोफेशनल ईमेल होती है वो किससे शुरू होती है, वो शुरू होती है डियर सर व मैडम से। तो कहाँ से शुरू होती है, डियर व सर मैडम के नाम से उसको एक प्रोफेशनल ईमेल को शुरू किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। डियर सर व मैडम के नाम से प्रोफेशनल ईमेल से वो शुरू होती है। 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सब्जेक्ट लाइन। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा सब्जेक्ट की लाइन नहीं है, तो कौन सी नहीं है, प्लीज रिप्लाई सर ASAP। तो कौन सा होता है, प्लीज रिप्लाई ASP के नाम से जाना जाता है, ये अच्छी सब्जेक्ट लाइन के नाम से जानते हैं इसको। व्हाट शुड यू अवॉइड ड्यूरिंग ए वर्चुअल बिजनेस मीटिंग। तो वर्चुअल व्यापार बैठक के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो आप कोई भी व्यापार बैठक के अंदर आप क्या नहीं कर सकते हो, बार बार टोकना। तो कोई भी व्यक्ति है उसको बार बार इंटरप्ट करोगे तो वो आपसे क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, इसलिए इंटरप्ट नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति को वर्चुअली। द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इन सीसी। तो सीसी में क्या लिखा जाता है ईमेल में, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कॉपी के नाम से जाना जाता है। तो आप एक से अधिक व्यक्तियों को अगर ईमेल भेजना चाहते हो तो इस ऑप्शन का उपयोग में किया जाता है। विच इज ए करेक्ट ईमेल सिग्नेचर। तो करेक्ट ईमेल सिग्नेचर किस नाम से जानते हैं, रिगार्ड अमन शर्मा। तो रिगार्ड्स लिखकर उसके नीचे आप सिग्नेचर अपना नाम वगैरह लिख रहे हो तो उसके नाम से उसको ईमेल हस्ताक्षर के नाम से जाना जाता है उस चीज़ को। व्हाट इज नेटिक्विटी। तो नेटिक्विटी क्या होती है, इंटरनेट अनुशासन और शिष्टाचार के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पे आप डिसिप्लिन से किस तरीके से रहते हो, लोगों से जब कम्युनिकेट करते हो या कमेंट वगैरह करते हो तो उसमें से अच्छे से पेश आओ, कोई गलत तरीके की कमेंट मत करो, रिलीजन पे, कोई भी पॉलिटिकल पे, कोई भी कास्ट पे, किसी भी लोगों के लैंग्वेज पे, इन सब चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। उसे क्या कहा जाता है, नेटिक्विटी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इंटरनेट डिसिप्लिन और मैनर्स को सही से दिखाया जाता है। विच इमोशन इज अप्रोप्रिएट इन बिजनेस ईमेल। तो व्यावसायिक ईमेल में कौन सा इमोटिन कॉमन उपयुक्त होता है, तो कौन सा इमोटिन होता है, इमोटिन यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। 8 नंबर प्रश्न है, विच इज अ बेस्ट पोजीशन टू प्लेस द अटैचमेंट इन ईमेल। तो ईमेल में अटैचमेंट कहाँ पर डाले जाते हैं, तो आप कोई भी ईमेल को जो समापन करते हो तो वहाँ पर क्या डाला जाता है, आपका अटैचमेंट है उसको ऐड किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूं, ए वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म। एक वर्चुअल बैठक के प्लेटफॉर्म में क्या होता है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, गूगल मीट है वो क्या एक वर्चुअल का, गूगल मीट हो गया, आपका जूम ऐप हो गया, ये सब चीज़ किससे संबंधित है, आपके वर्चुअल मीटिंग से संबंधित है। स्काइप हो गया, ये सब होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर बिजनेस सोशल मीडिया। बिजनेस सोशल मीडिया से संबंधित क्या नहीं है, क्या नहीं करना चाहिए आपको, फेसबुक के जो मीम वगैरह होते हैं वो सुटेबल नहीं होते सोशल मीडिया पे। बाकी कंपनी पेज, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर अनाउंसमेंट हो गए, लिंक्डइन हो गए, ये सब क्या होते हैं, व्यावसायिक सोशल मीडिया के अनाउंसमेंट से संबंधित चीज़ें होती हैं। 11 नंबर प्रश्न की बात करूँ, व्हाट शुड बी द टोन ऑफ प्रोफेशनल ईमेल। तो एक पेशेवर ईमेल का स्वर कैसा होता है, तो कैसा होता है, फॉर्मल और पोलाइट, एक औपचारिक और विनम्र भाषा का उपयोग किया जाता है इसमें, आपकी जो पेशेवर ईमेल होती है इसके अंतर्गत। तो कैसा होता है, आप एक अच्छी औपचारिक भाषा का प्रयोग करो और विनम्रता के साथ चीज़ों को दर्शाओ, तो वही क्या होगी, आपकी प्रोफेशनल ईमेल को दर्शाएगी। बिफोर ज्वाइनिंग ए वर्चुअल मीटिंग वन शुड। तो वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने से पहले आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट माइक्रोफोन और कैमरा। तो माइक्रोफोन और कैमरा है उसको आप चलाओगे तो इससे क्या होगा, आपको क्या होगा, वर्चुअल मीटिंग है वो उसमें आप शुरू हो जाओगे, वर्चुअल मीटिंग में कनेक्ट कर लो। तो वीडियो कॉल करने के लिए आपके दो ही चीज़ें होती है ना,
आपके कैमरा ऑन होना चाहिए और ऑडियो है वो अच्छे से आनी चाहिए। तो ऑडियो के लिए वॉइस होना चाहिए, माइक्रोफोन और कैमरा ऑन होना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज बीसीसी इन ईमेल। तो ईमेल के अंदर बीसीसी क्या होते हैं? हिडन कॉपी ऑफ रेसिपिएंट्स। तो गुप्त प्राप्तकर्ताओं के लिए, तो जो हिडन जो चीज़ें होती हैं, जो रेसिपिएंट होते हैं, उनके लिए आपको बीसीसी डाला जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, विच प्लेटफॉर्म इज यूज फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। तो पेशेवर नेटवर्किंग से संबंधित कौन सा होता है? लिंक्डइन है वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग से संबंधित होता है। इन ईमेल राइटिंग द बॉडी ऑफ द ईमेल शुड बी। तो ईमेल लेखन में एक मुख्य भाग क्या होना चाहिए? आपका क्लियर और टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ों को समझाना है और एकदम स्पष्ट तरीके से चीज़ों को आपको समझा देना। तो वही होता है ईमेल राइटिंग में। आपको जब बॉडी लिखते हो तो उसमें क्या होना चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए और विषय लिखे हुए होने चाहिए। 16 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट इन वर्चुअल मीटिंग। तो वर्चुअल मीटिंग में क्या अप्रोप्रिएट होता है, क्या अनुचित होता है? तो क्या होता है? कॉल के दौरान खाना। तो आप किसी से बात कर रहे हो और उस दौरान खाना खा रहे हो, तो क्या होगा? वो सही, उसमें आपका इंटेंशन जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आपको बातचीत करते समय, वर्चुअल मीटिंग करते समय खाना वगैरह नहीं खाना है। समझ आ गया? क्योंकि आप भाई क्या कर रहे हो? आप अपनी एक फॉर्मल मीटिंग कर रहे हो, औपचारिक मीटिंग कर रहे हो, इससे सही संदेश नहीं जाता लोगों के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया इज नॉट आइडियल फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो व्यापार आधारित संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही नहीं है? तो इंस्टाग्राम पे डीएम पे बात करते हो, वो आपको औपचारिक के लिए सही नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? प्रोफेशनल मेल वगैरह भेज सकते हो। तो मेल भेज सकते हो, स्लैक कर सकते हो, लिंक्डइन पर बात कर सकते हो। द यूज ऑफ ऑल कैप्स इन ईमेल इज कंसिडर्ड। तो ईमेल में सभी अक्षर बड़े अक्षरों में लिखना क्या माना जाता है? तो ईमेल में जो बड़े अक्षरों में जो चीज़ लिखी जाती है उसको किस चीज़ से माना जाता है? उसको शाउटिंग के नाम से जाना जाता है। उसको अगर बड़े बड़े अक्षरों में कोई व्यक्ति लिख रहा है ईमेल पे, तो समझ लो वो आप पर चिल्ला रहा है। तो ईमेल में आपको कभी भी बड़े अक्षरों में सभी चीज़ें नहीं लिखनी है, इससे गलत इंप्रेशन जाता है आपका, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, हो सकता है। 20 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नेटिक्विटी। तो नेटिक्विटी क्या होती है? सम्मान पूर्वक और संक्षिप्तता से किसी भी व्यक्ति से बात करना नेटिक्विटी होती है। और ये संबंधित किससे होता है? इंटरनेट पर शिष्टाचार से संबंधित होता है। तो धन्यवाद, मैंने सारी चीज़ों को इससे संबंधित, बिजनेस कम्युनिकेशन से संबंधित आपको बता दिया। पहले भी 2 से 3 वीडियो डाले गए हैं, तो उनको आपको जो डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट का लिंक है वहाँ से जाकर देख लेना। धन्यवाद।